Good morning, everyone. Good morning, Reshma. Good morning, Soumya. Good morning, Kamini. Good morning, Krishna. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मैं आपको वो बता रहा था कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आप जो है इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर कैसे चेक करते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, अगर मान लो कोई भी आपके पास इस तरीके से कंपाउंड है, जैसे मान लो CH3 CH2 OH, OH नहीं, सॉरी, एक मिनट। मतलब ये है कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास चेन है, एंड या फिर मान लो और कोई भी है जिसमें आपका हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। एंड वो हाइड्रोजन क्या है, आपने रिलीज करना है, ठीक है। तो अगर देखो किसी भी कंपाउंड से आप H प्लस को रिलीज करोगे, H प्लस को अगर आप रिलीज कर रहे हो, एंड अगर मान लो यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है जिसके साथ ये H प्लस जो है वो ज्वाइन था, तो जब ये पहले ज्वाइन था तो ये किस फॉर्म में होगा, मतलब खाली हाइड्रोजन की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट रुको, हाँ। ठीक है, जैसे मान लो ये है सपोज CH3 CH2 CH2 COH,
COOH, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ब्यूटेनोइक एसिड है, एन ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, या आप बोल सकते हो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ये जो ब्यूटेनोइक एसिड है, ये एसिड कब अच्छा माना जाएगा, जब ये वाला जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये लास्ट वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो आपने अभी देखा ये कुछ इस तरीके से है कंपाउंड, CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव और H+ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये दो आयंस है, ठीक है। तो जब यहां से H+ जो है वो अच्छे से रिमूव हो पाएगा, जितना आसानी से ये वाला H+ जो है वो यहां से बाहर जा पाएगा, उतना अच्छा ये एसिड होगा। क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट कर पाए या फिर H+ को अच्छे से डोनेट कर पाए। तो H+ को जितना अच्छे से ये डोनेट कर पाएगा उतना अच्छा एसिड होगा, और जितना अच्छे से ये डोनेट नहीं कर पाएगा उतना ये वीक एसिड होगा, या फिर आप उस केस में बोल सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस की तरह काम करेगा, अगर कोई मतलब वीक एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऐसा समझ सकते हो, दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझो कि H+ अगर ये जितनी आसानी से रिलीज कर पाएगा उतना अच्छा ये क्या होगा, एसिड होगा। अब H+ को अगर इसने रिलीज करना है, तो मेरे को ये बताओ कि ये जो COO नेगेटिव वाला चार्ज है, ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बोलो। कम। कम। अगर H+ को मेरे को वहां से हटाकर निकालना है, तो ये जो COO के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। कम। कम होना चाहिए, ठीक कम। है। कम इसलिए होना चाहिए बिकॉज जब ये नेगेटिव चार्ज कम होगा तभी तो ये H+ को आसानी से जाने देगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा तो ये H+ को यहाँ से अलग होने ही नहीं देगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और अगर ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब H+ को उतना ज्यादा टाइटली ये बांध के रखेगा अपने पास और रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एसिडिटी के केस में H+ जो है वो आसानी से निकलना चाहिए। आसानी से H+ को निकलने के लिए जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर मेरे को इसको कम करना है तो मैं यहां पर क्या लगाऊं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं, बताओ। विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विड्रॉइंग। ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तभी तो ये CO नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, ठीक है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, यानी कि -I इफेक्ट अगर यहाँ पर लगता है, तो ये अच्छा एसिड हो पाएगा। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, ये वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। वीक एसिड। वीक एसिड होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज को आप बढ़ा रहे हो, नेगेटिव चार्ज को अगर आप बढ़ाओगे तो पॉजिटिव चार्ज वहां से निकल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि H+ जिससे भी जुड़ा है, जिस आयन से भी जुड़ा है, अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अब आप यहां से थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हो, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये लिखा था ना, ये वाला जो पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ एसिड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I पावर ऑफ ग्रुप। यानी कि -I ग्रुप अगर लगा होगा, जितना अच्छा -I वाला ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसिड का जो एनायन है, एसिड का एनायन मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। और जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी इसका मतलब है उतना ज्यादा आसानी से H+ जो है वो बाहर निकल पाएगा। तो बस सेम ये सारी चीजें बस इसी पर डिपेंड करती है। तो अगर आपने H+ को रिलीज करना है तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज आप तब कम कर पाओगे जब आप -I वाले ग्रुप को लगाओगे। एंड -I ग्रुप की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो विड्रॉ कर पाएगा, और उतनी आसानी से H+ आयन को बाहर जाने देगा, जिस वजह से उतना अच्छा क्या होगा, वो एसिड होगा, ठीक है।
और यही सेम केस बेस में होता है। बेस में क्या होता है, कौन सा आयन रिलीज होता है, OH नेगेटिव होता है। तो OH नेगेटिव अगर आपको रिलीज करना है, तो इसका मतलब क्या है, OH नेगेटिव अगर आप यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि एग्जांपल जो है वो हमारे पास है, ये है CH3 CH2OH। ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसके 2 हाइड्रोजन। और यहां पर क्या होगा, ये प्लस होगा, और इसके साथ जुड़ा क्या है, OH नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपने इस OH नेगेटिव को आसानी से निकालना है, क्योंकि OH नेगेटिव की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज बेस होती है, आपने देखा होगा, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सारे क्या है, बेस होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, OH आयन होता है, OH नेगेटिव आयन। तो यहां से OH नेगेटिव आयन जितना आसानी से यहाँ पर निकल पाएगा, सपोज अगर हम कह रहे हैं और इसकी बेसिसिटी को चेक कर रहे हैं, तो जितना आसानी से ये यहाँ पर निकल पाएगा, इसका मतलब क्या है, उतना अच्छा क्या होगा, ये बेस होगा। अब ये OH नेगेटिव आसानी से कब निकलेगा, ये तब निकलेगा जब आप इस C के ऊपर जो प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, यानी कि कम होगा। तो अगर हमको ये पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग। ठीक है, डोनेटिंग। डोनेटिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब आप लगाओगे यहाँ पर, यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे ग्रुप, अगर वो आप लगाओगे, तो उस केस में ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, जिसकी वजह से OH नेगेटिव उतनी आसानी से यहाँ से बाहर निकल पाएगा। और जितनी आसानी से OH नेगेटिव बाहर निकल पाएगा, इसका मतलब है उतना अच्छा ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो कभी भी जैसे आता है, मान लो अल्कोहल का ऑर्डर आ गया, तो अल्कोहल के केस में क्या होगा, जो 1 डिग्री वाला होगा, ठीक है, 1 डिग्री वाला जो अल्कोहल होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, या ज्यादा उसमें मतलब बेसिसिटी होगी, या ज्यादा बेसिक होगा। 2 डिग्री वाला उससे कम होगा, और 3 डिग्री वाला उससे कम होगा। क्योंकि 3 डिग्री नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, 3 डिग्री नहीं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा। इसमें भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री फिर उससे कम, फिर 1 डिग्री उससे कम। यानी कि 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल होगा, तो 3 डिग्री का मतलब है कि कार्बन को 3 चेन से या 3 तरफ से क्या मिल रहा है, कार्बन को तीन तरफ से क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा होगा, जो उसके पॉजिटिव चार्ज को और कम कर रहा होगा। और पॉजिटिव चार्ज को अगर वो कम करेगा, तो OH नेगेटिव इतनी आसानी से निकल पाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 डिग्री वाला जो अगर अल्कोहल होगा, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री वाला उससे कम होगा, और 1 डिग्री वाला सबसे कम होगा। तो इस तरीके से ये लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है, जो कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से आप एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर वही दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप के। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, केबी। केबी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो केबी जो होता है आपका बेस का कांस्टेंट होता है, और के ए क्या होता है, एसिड का कांस्टेंट होता है। और केबी और के ए ये दोनों आप मतलब ये जो के ए और पी के वैल्यू होती है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखती है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, बाकी जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाता है। तो ये बात हो गई हमारे किसकी, प्लस आई इफेक्ट की। ठीक है, ये बात हो गई प्लस आई इफेक्ट की। अब उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल एज अ रिएजेंट अप्रोचेस इट। ठीक है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। तो देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, कि कोई भी आपके पास लाइक डबल बॉन्डेड हो, ठीक है, डबल बॉन्डेड अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही रिएजेंट पास में आता है, तो रिएजेंट पास में आने की वजह से इसकी जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी की वजह से वो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल जैसे आप ये समझ सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या आपका प्रोपीन है। तो प्रोपीन के पास जैसे ही H प्लस आएगा, तो H प्लस जैसे ही आएगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। पोलैरिटी इंड्यूस करने की वजह से क्या होगा, देखो एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है। हमने ये पढ़ा था कि जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब जो एस कैरेक्टर होता है,
एस कैरेक्टर जो होता है आपका ऑर्बिटल में, वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्या ये रिलेशन किसी को याद है? जो एस कैरेक्टर होता है भाई आपके ऑर्बिटल्स में, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो कहने का ना मतलब सर। ये। हाँ बोलो। ना सर, कुछ नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करता है आपके कार्बन, जो आपका आपका जो हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कि वो sp3 कार्बन है या sp2 कार्बन है, तो जितना ज्यादा उसमें एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 कार्बन किस में होता है? लाइक सिग्मा बॉन्ड में होता है, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें तो होता है। और sp2 आपका किस में हो गया? जैसे कि आपके डबल बॉन्ड में हो गया, ठीक है, ये पाई बॉन्ड में। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इस केस में अगर आप क्या निकालना चाहते हो? एस कैरेक्टर निकालना चाहते हो, तो एस कैरेक्टर कितना आएगा? मैंने आपको बताया था कि एस का अगर एक ऑर्बिटल है, और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? एस का एक और पी के तीन, टोटल कितने हो गए? चार। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर sp2 लेते हो, sp2 के केस में क्या होगा? एस का एक ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? एक और दो, तीन है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 33.33% आएगा। तो कहने का मतलब है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें एस कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो एस कैरेक्टर जो जिसमें ज्यादा होगा, उधर क्या, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो है आपका, ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर देखनी है। कि भाई एस मतलब ये है कि भाई sp2 sp3 हाइब्रिडाइज कौन सा है। तो अगर sp2 वाला आपको दिख रहा होगा किसी में, तो वो क्या होगा? उसमें आपकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और उधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे sp3 वाले कार्बन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको कैसे चेक करेंगे। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो देखो आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपका sp3 वाला हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होगा, ये आपका चार अदर एटम से बॉन्डेड होगा, फोर अदर एटम्स। ठीक है। और उसके अलावा sp2 वाला जो होगा, वो आपका दो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा और एक डबल बॉन्ड के साथ होगा अटैच। तो ये लाइक इसकी थोड़ी सी पहचान है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड H। ठीक है। तो बस इतनी चीज ये ध्यान रखना कि जब भी आपको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिले या फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मिले, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ होगी, यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा। ठीक है। तो इतना बस आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखोगे। एक्चुअली मुझे लग रहा है इसमें ये ना थोड़ा सा गलत या तो बता दिया है, क्या करा है यहाँ पे? पॉजिटिव। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपके पास दो टाइप के ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आते हैं। एक आपका प्लस ही इफेक्ट होता है और एक आपका माइनस ही इफेक्ट होता है। अब इन दोनों को देखो आपने समझना कैसे है। ठीक है, यहाँ ये वाला जो डिफरेंस लिखा है इसे छोड़ दो, इसका डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ अलग से कि प्लस ही और माइनस ही इफेक्ट आपको कैसे पहचानते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्लस ही इफेक्ट की।
तो प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा कि इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अटैकिंग reagent and attacking reagent are at the same site, ठीक है। और जो माइनस ई इफेक्ट होगा उसमें क्या होगा कि इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एट अटैकिंग रिएजेंट, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अटैकिंग reagent are at different sites, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ है और इसके ऊपर मान लो क्या है एच प्लस, ये जो रिएजेंट है ये आके अटैक करता है। तो आपको पता है ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड टूटेगा। तो जिस तरफ से भी मतलब ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या है कि ऑक्सीजन अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो हमें एरो ये शो करना होता है, एरो हम एरो का जो हेड है उधर की तरफ शो करते हैं जिधर नेगेटिव मतलब जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी वजह से एरो हमने इस तरीके से दिखाया। और हाइड्रोजन जो है ये जो H प्लस है ये किससे जाकर जुड़ेगा, O के साथ जुड़ेगा, क्योंकि O पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा और C के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये लाइक कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रहा सी, ये रहा सिंगल बॉन्ड ओ, उसके बाद ये क्या हो गया एच हो गया, क्योंकि ओ जब टूटा होगा तो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव से ये एच पॉजिटिव जुड़ गया और सी के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अटैकिंग रिएजेंट आर एट द सेम साइड, कहने का मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब ये जो आपका पाई बॉन्ड है इसमें ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें जो आपका पाई बॉन्ड बना होगा, पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की तरफ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए। और यहाँ पर H प्लस जो है वो भी किस पर आ रहा है अटैक करने के लिए, O के ऊपर ही आ रहा है। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जो अटैकिंग रिएजेंट H प्लस है वो भी आपका ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। तो इस केस में जो इफेक्ट होगा वो आपका प्लस ही इफेक्ट होगा। और ये एक तरीके का क्या होता है टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और ये कब आता है काम, जब आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है वो आपके किसी पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के पास में आएगा। और प्लस ये इफेक्ट क्या है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स और अटैकिंग रिएजेंट जो वो डिफरेंट साइड पे हो। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं हम, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ मैंने कंबाइन करा किसको सी एन नेगेटिव को, ठीक है। तो अब आपको पता है वापस से जो ये सी डबल बॉन्ड ओ टूटेगा ये ऐसे ही टूटेगा, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो सी एन नेगेटिव जो है वो किस पर जाके अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जो है वो क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर यहाँ पर बनाएंगे सी सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है। और सी के साथ क्या जुड़ जाएगा, सी एन जुड़ जाएगा, सी के साथ क्या जुड़ गया सी एन जुड़ गया और ओ के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर आप क्या चीज देख रहे हो कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हुए थे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए थे। लेकिन ये जो सी एन नेगेटिव है किस पर जाकर अटैक करता है, सी पॉजिटिव के ऊपर करता है। यानी कि जहां पर अटैक ये जो रिएजेंट जाके अटैक कर रहा है और जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है ये दोनों अलग अलग साइट है। तो इस केस में जो इफेक्ट आपका होगा वो क्या हो जाएगा प्लस ई इफेक्ट हो, सॉरी माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये वहीं पर आपको दिखाई देगा जहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा दोनों कार्बन के, ठीक है। तो ये आ गया समझ में सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज आप सेम ध्यान रखो जो मैंने अभी आपको बताई, प्लस ई और माइनस ई में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या रहता है,
इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो हमें ये पता चलता है कि भाई डायरेक्शन, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो किस तरफ रहेगी, यानी कि रिएक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी। और इट इज द बेसिस फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने जो CO ग्रुप देखा था, उस केस में हमको ये एडिशन रिएक्शन के बारे में बताता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल आके जो C डबल बॉन्ड O से है वो कैसे अटैच होगा। और साथ में ये भी बताता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा, जैसे कि H+ आया था। तो ये जो प्लस ई इफेक्ट में आपको दिखाया है, ये यही वाला एग्जांपल दिखाया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और दूसरा जो एग्जांपल था ये वाला जो आपको दिखाया है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, ठीक है। क्योंकि ये जो Cn नेगेटिव है क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज आके किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पे या पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद पहले यहाँ पर फिर से एक बार क्या देख लो, रेजोनेंस के बारे में देख लो, ठीक है, कि रेजोनेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस की डेफिनेशन है द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स of pi electrons and lone pairs in parallel p orbitals is known as resonance, ठीक है। द delocalization of pi electrons and lone pair in parallel p orbitals is known as resonance। इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी आपके पास क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि डबल बॉन्ड में हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर आपके पास लोन पेयर होंगे, तो उनका डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब कि एक तरफ से वो दूसरी तरफ जब वो जाते रहेंगे, तो तब आपको जो है यहाँ पर रेजोनेंस दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, इसके ऊपर मान लो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर है और ये बॉन्ड अगर मान लो किस तरीके से टूटा, मतलब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अगर शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो इधर की तरफ अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो होगा क्या, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2, सॉरी CH2 नहीं आएगा, ठीक है CH2 आएगा, हाँ, CH2 पॉजिटिव। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड एक टूट चुका है और एक जो बचा है, तो बचा हुआ जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो हम बना देंगे, और ये जो नेगेटिव है और ये वाला जो पॉजिटिव है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर क्या दिखा आपको, रेजोनेंस दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड आपको, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बोलो। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना वो आपके आगे को शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से जो आपको पॉजिटिव चार्ज आगे दिख रहा था उसके साथ उन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स बने हैं ये इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
लेकिन इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है एक्चुअली में क्या होता है, कभी भी ये मॉलिक्यूल ना तो इस वाले स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगा और ना ही इस वाले स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगा। मॉलिक्यूल जो दिखेगा यहाँ पर वो इनके रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगा, जो कि कुछ ऐसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या बना होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बना होगा इस तरीके से। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब कि कभी कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखता है और कभी जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखता है। तो इस तरीके का आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करता है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज को शो करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको ध्यान और क्या रखना है कि रेजोनेंस होता कहाँ पर है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस जो है वो कौन से मॉलिक्यूल में हो सकता है। तो पहला है कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इट टेक्स प्लेस इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके का लाइक अरेंजमेंट हो, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अगर आपने डिफाइन करना है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए हमारे पास ये कुछ कंडीशंस रहती हैं। जैसे कि मान लो आपके पास डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद क्या है पॉजिटिव चार्ज। या फिर सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद क्या है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। या फिर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, एंड उसके बाद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेक्स्ट एक लास्ट केस ये भी हो सकता है कि आपके पास एक सिंगल बॉन्ड, एक मतलब नेगेटिव चार्ज है, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, एंड उसके बाद आपके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये 6 केसेस है आपके पास। अगर ये 6 केसेस आपको किसी भी, मतलब इनमें से कोई भी एक केस आपको किसी भी एक मॉलिक्यूल में दिख जाता है, तो आप ये बोल सकते हो कि वहां पर रेजोनेंस होगा। जैसे कि एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो ये वाला केस हमने अभी इसमें देखा था। देखो, डबल बॉन्ड दिख रहा था, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, और फिर एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो पाया, रेजोनेंस हो पाया। या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज दिखे, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक लोन पेयर दिखे, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड दिखे। ये किस में दिखता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा ये किस में दिखता है आपको? बताओ, तो पढ़ा था आपने। बेंजीन। बेंजीन में दिखता है। ठीक है, ये बेंजीन में आपने देखा होगा, बेंजीन का जो ये हेक्सागन वाला स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, और फिर एक डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और इसी वजह से बेंजीन में भी आपको क्या मिलता है, आपको रेजोनेंस मिलता है। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से होता क्या है, रेजोनेंस का अल्टीमेट एम है स्टेबिलिटी को पहुंचाना, यानी कि स्टेबिलिटी लाना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब हम रेजोनेंस, मतलब इसके अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड इसके बाद जब हम इसका फाइनल रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड इसका कैसे होता है, इस तरीके से होता है। मतलब आप इसमें क्या बना देते हो, रिंग बना देते हो। तो ये रिंग क्या शो कर रहा होता है कि भाई इसके अंदर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह पर प्रेजेंट है। मतलब जहां पर सिंगल बॉन्ड है उसको भी हम पार्शियल डबल बॉन्ड का रूप दे देते हैं, जिस वजह से हमें इसके अंदर क्या बना देते हैं, एक रिंग बना देते हैं। तो वो रिंग क्या शो करता है इसके अंदर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रेजोनेंस के बारे में। ठीक है,
तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कहीं पर आएंगे तो उसको हम कर लेंगे, देख लेंगे कि रेजोनेंस जो वो आपने कैसे कैसे बनाना होता है। तो बस देखो इसमें जनरली एक ही रूल फॉलो होता है कि आपने क्या करना होता है, बॉन्ड को तोड़ना होता है। बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक के ऊपर नेगेटिव आता है, और उसके आगे मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको दिख रहा है उसके साथ क्या बना लेगा, वो फिर से एक डबल बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होता रहता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपका डबल बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता रहेगा, ठीक है। और वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक सारे एटम जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ना चाहे एक ना एक बार, कम से कम एक बार तो वो जुड़ेंगे। तो यही सारे क्या होते हैं, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बना सकते हो, ठीक है। इतना कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं होता, बस बॉन्ड को तोड़ो, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, और फिर उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव को दूसरा जो भी आपको चार्ज दिया है पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पे जिसके साथ भी दिया है उसके साथ आप फिर से क्या बना दो, एक डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो ये होता है आपका रेजोनेंस। अब इसके बाद लास्ट आपका वो रह गया है, मेसोमेरिक तो हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक रह गया है। इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो उसको फिर हम शाम को कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और प्लीज इसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको, ठीक है। तो रेजोनेंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि रेजोनेंस की वजह से या फिर आप मेसोमेरिक इफेक्ट जो वो आप समझ पाओ, ठीक है। तो ये लिखा है कि when all the properties of a molecule cannot be shown by a single structure and two or more structure are required to show all the properties of that molecule, then those structures are called resonating structure, and this phenomena is called resonance, ठीक है। और ये किस काम में आता है, इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन दोज विद लेस नंबर। और एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपने कि किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ठीक है। बाकी ये प्लस आर और माइनस आर ये मैं आपको शाम को बता दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी जो इतना ही रखते हैं, और बाकी आज शाम को आपका टेस्ट है, शायद आपको पता होगा, आज 24 है, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में जो है मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। और टेस्ट के लिए मैं आपको क्या करूंगा, आज लाइक वर्कशीट के फॉर्म में टेस्ट भेजूंगा आपको, और उसके आंसर जो है वो पहले आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप गूगल फॉर्म में मार्क कर लोगे, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।